Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 73 सोल्व करेंगे जिसकी डेट है 16 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये भारत आकार व स्थिति की रिवीजन वर्कशीट है। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और भगवान करे आपको अच्छा सा रिजल्ट आए आपका इस नए साल में। चलिए, आज आपकी जो रिवीजन वर्कशीट हम करेंगे इसमें करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में हमें 3 से 5 अंकों वाले 7 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 7 क्वेश्चन दिए गए हैं 3 से 5 अंकों वाले। उसके बाद हमें दिया गया है एक अनुच्छेद, और अनुच्छेद को पढ़कर हमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर लिए हुए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी वर्कशीट में दिया गया है वो दिया है भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लिखिए। तो आप लिख दीजिए भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.48 डिग्री 4 आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर, और ये आपका उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अगर देशांतरीय विस्तार को देखें तो ये देशांतर से लेकर इतने देशांतर तक, पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यामोत्तर के रूप में क्यों चुना गया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे समूचे देश के समय को व्यवस्थित करने के लिए एक समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूरे जो सारे के सारे वर्ल्ड में या देश में एक टाइम बना रहे, इस वजह से क्या होता है, हमें एक सिस्टम कोई चाहिए। तो इसलिए हमने 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मान लिया गया है। बच्चों, इसको ना आप इसको यहाँ पे इसके बाद ही यहाँ पे आएगा। चलिए मैं आपको ठीक करके दे, आप इसको इस तरीके से करना। ठीक है, ये मैंने कर दिया आपका एक लाइन में। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये देश हैं। उत्तर दिशा में भारत के पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान हैं। पूर्व दिशा में भारत के पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश, और दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश जो द्वीपीय हैं श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये आपने पूरा सविस्तार बता दिया कौन सी दिशा में कौन कौन से देश हैं हमारे भारत के। ठीक है, पड़ोसी देश। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में, भारत में द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह हैं, आप सब जानते हो। एक तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है, और ये लक्षद्वीप ये द्वीप समूह में धनी है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में लिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। एक मिनट बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ये काट देना, कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें बताना है प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो लिख दीजिए प्राचीन काल में भी भारत के समस्त विश्व की व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। समय के साथ साथ भारत के कई भागों में कई अलग अलग राजा रहे, भारत का स्वरूप भी बदलता रहा, किंतु वैश्विक तौर पर
भारत के संबंध सदा बने रहे। सामरिक संबंधों की बात की जाए तो भारत की विशेषता यही है कि वह कभी भी आक्रामक नहीं रहा, यानी कि वो शांतिपूर्ण संबंधों में विश्वास रखता है, चाहे वो कोई से भी देश हैं। तो हमने पश्चिमी देशों के संबंधों के बारे में स्पेशली यहाँ पे जिक्र किया है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सटीक आंसर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कन्याकुमारी और कश्मीर अलग अलग अक्षांश और भूमध्य रेखा में अलग अलग स्थानों में स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग उसी अवधि में होते हैं, जैसे कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से करीब 8 डिग्री एंड पर है। ठीक है, ये आप जानते हैं। और दिन रात का अंतर शायद ही कभी 1 घंटा होता है और इसलिए कश्मीर कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि शायद ही महसूस होती है। और दूसरी ओर जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में भिन्नता ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए दिन रात की अवधि में अंतर और अधिक है और हम इस अंतर को महसूस भी करते हैं। तो ये हमने लिख दिया पूरा का पूरा डिटेल्ड आंसर, जो हमारा 3 से 5 नंबर में अगर हमारा आएगा तो हमें पूरे नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। हाँ, ये कथन न्याय संगत है। हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटरेखा इतनी लंबी हो जितनी कि भारत की। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रव्यापी करने के लिए भारत से होकर गुजरते हैं, जिसका लाभ भारत को होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही महासागर का नाम है। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर किसके? भारत के नाम पर पड़ा है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख देंगे जो आपको इस कथन को न्याय संगत बना देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे 7 क्वेश्चन जो 3 से 5 अंकों वाले हैं। आप पढ़ लेते हैं अनुच्छेद और कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, अब हमें इस उद्धरण को पढ़ना है और आंसर करना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। सभी जानते हैं युगों युगों से दूसरे देशों के साथ हमारा संबंध चलता आ रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। किससे? जमीनी मार्ग से। जल मार्ग से न होकर कहाँ से था? जमीनी भूमार्गों से, भूभागों से था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है पर्वतों के दर्रे से कई जो यात्री थे भारत में आए, जबकि समुद्र मार्ग से बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं थे। समुद्र मार्ग का किसी को पता ही नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। उसी प्रकार उपनिषदों का विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों के लिए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो हमारे जो विभिन्न भाग है उसमें क्या दिखता है? यूनानी की जैसी स्थापत्य कला थी या फिर पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी, उनके जो प्रतीक मीनार थे या गुंबद थे, उनका हमारी संस्कृति पे भी प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब कर लेते हैं इसके 4 बड़े ही आसान से, बेहद ही आसान से क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अनुच्छेद के तो बच्चों ये समझिए आपको फ्री के आंसर मिलेंगे अगर आप कर देंगे। इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? तो ये आपको पता है, पढ़ाई हमने जल मार्गों की अपेक्षा किससे? भूमार्ग से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप ये लिख देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये भी हमने अनुच्छेद में पढ़ा। भारतीय कहाँ से हुई? भारत से हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत से हुई। इसका क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे करेंगे। भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है? तो लिख दीजिए यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो आसान सा आंसर है जो आपका अनुच्छेद की लास्ट लाइन्स है उसमें से आपको मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। प्राचीन समय में विभिन्न देशों
के भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो एक मसाले हो गया, मलमल हो गया, सूती कपड़ा हो गया और जड़ी बूटियों को साथ ही लिख दो, है ना, जड़ी बूटियाँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये होती है आज की आपकी वर्कशीट। आपको क्या करना है, एक तो आपको कोरोना अभी भी चल रहा है तो उससे अभी भी आपको सावधान रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके कुछ दिनों के लिए आपको भी स्कूल बुला लिया जाए आगे आने वाले कुछ टाइम में। अभी तो आपको बुलाया नहीं जा रहा है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को, 10th और 12th के लिए खुले हैं, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े आप पास नहीं होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम इस बार ज़रूर होंगे, ठीक है। पिछली बार की तरह नहीं कि कोरोना हो गया था तो 1-2 एग्ज़ाम आपके छूट गए थे तो उनके आंसर्स आपको, उनके जो मार्क्स हैं आपको ऐसे मिल गए एनुअल बेसिस पे। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए आप पढ़ते रहिए। और बच्चों वीडियो को लाइक कर देना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं करा हो। मैं समझती हूँ कि आपके लिए मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए आए हो चैनल पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, एक अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ना। थैंक यू।